अगले साल कौन सी एसेट क्लास सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगी? कमेंट करके बताइए। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो में एक एसेट क्लास बहुत अच्छी परफॉर्म करती है तो अब टाइम आता है रीबैलेंस करने का। आज के वीडियो में हम सीखेंगे रीबैलेंसिंग क्या होती है और इसको कैसे किया जाता है। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। अब देखिए, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग ऐसी चीज होती है जो आपके पोर्टफोलियो को रिस्क टॉलरेंस और आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के साथ लाइन में रखती है। अब रीबैलेंसिंग करने से आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट्स की वॉलेटिलिटी कम कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपके डिजायर्ड एलोकेशंस में रहे। जैसे मान लीजिए आपने 10 साल पहले सोचा कि मैं 50% स्टॉक्स में और 50% बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूंगा और 10 सालों के लिए आपने आपके पोर्टफोलियो को हाथ भी नहीं लगाया। अब प्रॉब्लम यह होगा कि आज के तारीख में आपके पोर्टफोलियो का एलोकेशन 50-50 नहीं बल्कि बहुत अलग दिखेगा, शायद 90-10। तो करना क्या है? आपको एक सिस्टमैटिक रीबैलेंसिंग प्लान बनाना है। अब ये प्लान कैसे बनाना है, इसके लिए कुछ मेथड्स आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड होता है कैलेंडर रेंज रीबैलेंसिंग। ये सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और सबसे ज्यादा सिंपल होती है करने के लिए। यहाँ पर आप एक फिक्स टाइम फ्रेम के हिसाब से या तो एनुअली, सेमी एनुअली या फिर क्वार्टरली अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हो आपके ओरिजिनल एलोकेशन पर। जैसे मान लीजिए आपने सोचा था 60% स्टॉक्स और 40% बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड रहना है और आप ये रीबैलेंसिंग सेमी एनुअली करते हो, तो हर 6 महीने आप अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट करते हो और देखते हो कि आपकी एलोकेशन कितनी चेंज हुई है। जैसे मान लीजिए 6 महीने बाद आप 70% स्टॉक्स में हो और 30% बॉन्ड्स में, तो आप क्या करोगे? आप कुछ स्टॉक्स बेचोगे और कुछ बॉन्ड्स खरीदोगे ताकि आप फिर एक बार इस 60-40 एलोकेशन पर चले जाएं। ये सबसे ज्यादा सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन तरीका होता है। और कैलेंडर रेंज रीबैलेंसिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पर आपको मार्केट की मूवमेंट्स का स्ट्रेस नहीं होता। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमारा सेकेंड मेथड है वो इससे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है और वहां पर मार्केट की मूवमेंट्स एक बड़ा वेरिएबल होते हैं। इसका नाम है परसेंटेज रेंज रीबैलेंसिंग। यहाँ पर आप कोई स्पेसिफिक डेट तो नहीं रखते रीबैलेंसिंग के लिए, लेकिन जैसे आपके पोर्टफोलियो के एलोकेशंस बदलते हैं, इनके बेसिस पे आप अपने रीबैलेंसिंग डिसीजंस लेते हो। जैसे मान लीजिए आपने 60% स्टॉक्स और 40% बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया और आपने सोचा कि मैं एक 10% विंडो रखूंगा परसेंटेज रेंज रीबैलेंसिंग के लिए। तो अब क्या होगा कि जैसे ही आपका पोर्टफोलियो 60-40 से 70-30 या 75-25 हो जाएगा, तब आप रीबैलेंस करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो 10% की विंडो है वो ब्रेक हो चुकी है। मतलब जैसे ही आपका पोर्टफोलियो 60-40 से 10% या उससे ज्यादा का चेंज दिखाता है एलोकेशन में, तब आप रीबैलेंस करते हो। अब मान लीजिए 2 सालों के लिए आपका पोर्टफोलियो कांस्टेंट रहा और 60-40 से चेंज ही नहीं हुआ, तो आप रीबैलेंस नहीं करोगे। यहाँ पर आप रीबैलेंस मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से करते हो। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है जो कई सारे इन्वेस्टर्स को स्ट्रेसफुल भी लगती है। वो ये है कि आप जितने ज्यादा वॉलेटाइल एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा रीबैलेंस करोगे। जैसे मान लीजिए आपने स्मॉल कैप फंड्स में एक पोर्टफोलियो बनाया है। अब स्मॉल कैप फंड्स तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होती है, तो इनकी प्राइसेस बहुत फ्रीक्वेंटली बड़े मार्जिन से चेंज भी होती है। तो इसी की वजह से आपके एलोकेशंस भी चेंज होंगे और आप और ज्यादा रीबैलेंस करोगे। और अब ज्यादा रीबैलेंस करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं। इसके बारे में बात करेंगे तो वीडियो एंड तक देखना। अब एक और मेथड ये होता है हाइब्रिड अप्रोच, जहां पर आप कैलेंडर बेस्ड रीबैलेंसिंग और परसेंटेज रेंज रीबैलेंसिंग को कंबाइन करते हो। यहाँ पर आप एक सेट परसेंटेज तो फिक्स करते ही हो, लेकिन एक प्री डिटरमाइंड टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहते हो। जैसे मान लीजिए हर 6 महीने या फिर हर 1 साल। इसकी एक एग्जांपल देता हूं। हमारी प्रीवियस एग्जांपल पर आ जाइए जहां पर आपने 60% स्टॉक्स और 40% बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। अब आप सेमी एनुअली रिव्यू करते हो और आपने एक 10% की परसेंटेज रेंज विंडो भी रखी है। अब यहाँ पर मान लीजिए 6 महीने बाद आपका एलोकेशन 65-35 हो जाता है, तो भी आप रीबैलेंस करोगे। और इसी के साथ किसी भी टाइम पे अगर आपका पोर्टफोलियो 10% या उससे ज्यादा की रेंज ब्रीच कर देता है, तो आप तुरंत रीबैलेंस करोगे। ये बेसिकली दोनों मेथड्स का एक कॉम्बिनेशन है। अब चलिए बात करते हैं रीबैलेंसिंग के सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में। जब भी हम रीबैलेंस करते हैं, आपने देखा कि हम कुछ एसेट्स को बेचते हैं और कुछ एसेट्स को खरीदते हैं। इसका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि यहाँ पर क्रिएट होते हैं टैक्सेबल इवेंट्स। इसी की वजह से आपके कैपिटल गेन्स में जो आउटफ्लोज होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और एक और प्रॉब्लम आती है, जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो या बेचते हो, आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं, जैसे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ब्रोकरेज एंड सो ऑन।
लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने की भी एक ट्रिक बताता हूँ। आप SIP और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हो रीबैलेंसिंग पर्पसेस के लिए। मान लीजिए आपने एक सिंपल 50-50 पोर्टफोलियो बनाया, 50% स्टॉक्स और 50% बॉन्ड्स। लेकिन अब स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ जाती है और आप अभी 60-40 पर आ जाते हो। अब आप क्या करते हो, कोई भी चीज बेचने की जगह आपको जो अगला डिविडेंड मिलता है या फिर आपकी जो अगली SIP होती है, इसको आप इन्वेस्ट करते हो बॉन्ड्स में, ताकि आपके बॉन्ड्स की क्वांटिटी बढ़ जाए और आप धीरे धीरे फिर एक बार 50-50 पर आ जाए। ये होती है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट और SIP स्ट्रेटेजीज। यहाँ पर कोई टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर नहीं होता। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन और पेशेंस। मार्केट में हर रोज वॉलेटिलिटी आती है और हर रोज एलोकेशंस चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर आपने जो भी रीबैलेंसिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड की है, इस पर अड़े रहना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एनीवे, आप बताइए कमेंट करके अगले साल आपके पोर्टफोलियो में कौन सी एसेट क्लास आउट परफॉर्म करेगी और आप उसे रीबैलेंस करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.